नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पर रखा गया, उस मस्जिद का शिलान्यास हुआ। जैसे देश के किसी भी हिस्से में मंदिर बन सकता है, वैसे ही किसी भी हिस्से में मस्जिद का भी निर्माण हो सकता है। इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसान है, हिंदू मुसलमान होने के साथ-साथ इंसान है, तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग, बहुत जो भाजपा के इकोसिस्टम में बैठे राष्ट्रवादी हैं, छद्म राष्ट्रवादी, उनकी एक बात से मैं निजी राय अपनी दे दूं तो मुझे इस बात पर भी आपत्ति है, जो लोग कहते हैं नहीं बाबर के नाम पे नहीं होना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। आक्रांता, इतिहास आप पढ़ेंगे, आक्रांता कौन होता है? जो किसी एक राज्य पर हमला करता है। भारत के भीतर वो, मतलब जो आज भारत की भौगोलिक सीमा है, उससे बाहर से आया था। भारत के भीतर तब भारत एक नेशन नहीं था एज ए होल। अलग-अलग अपने-अपने राज्य थे, अपने-अपने झंडे थे। सब एक दूसरे पर हमला करते थे और सब लूटते थे। अब कहोगे कि बहुत लोगों का इसमें जग जाएगी अंदर की वो भावना जो पैदा की गई है इंजेक्शन लगा के 11 साल में। सब लूटते थे, एक दूसरे पर हमला किस लिए करते थे? अगरबत्ती दिखाने के लिए, कब्जाने के लिए, लूटने के लिए, वहां से अपने राज्य में कुछ धन खजाना लाने के लिए। ये राजपाट में होता है। ये राजशाही का आप थंब रूल मान लीजिए। वो आस-पास सीमा विस्तार करेगा, लूट-पाट के खजाना लाएगा। तब कोई ऐसा थोड़ा था कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी और टैक्स लगाती थी, इनकम टैक्स के स्लैब तय करती थी, उससे खजाना आता था। यही लूट-पाट कर यही सब था। तो ये कहना कि नहीं बाबर के नाम पे नहीं पड़ेगा, अरे ठीक है, किसी की आस्था है, अपने हिसाब से रखिए। मेरा सवाल है इससे अलग। अब दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को हो सकता है, मैं आज उदयन शर्मा वाले जोनर में जाना चाहता हूँ। उदयन शर्मा पत्रकार थे, इस देश के सबसे सेकुलर पत्रकारों में गिनती होती थी। लेकिन वो दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को कई बार रगड़ दिया करते थे। तो मैं आज उस मोड में जाके सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब बिल्कुल चुनाव सर पर था, तो ये जो बाबरी वाले हुमायूं बंगाल से निकले हैं, इनके पीछे कौन था? क्या बीजेपी ने, क्या साहेब ने ममता दीदी को हराने के लिए 4 साल पहले एक स्लीपर सेल फिट कर दिया था? ये बात टीएमसी ने भी कही है कि पेरोल पर थे भाजपा के, समझ में आ गया। तो आज हुमायूं के असली सच पर, हुमायूं कबीर के असली सच पर बात करेंगे। जरा लाइए हेमंत जी को फटाफट जोड़ लीजिए और फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब फटाफट जो है, इस स्क्रिप्ट में हम ये खबर लेके क्यों आए? क्योंकि कई बार खबरें खुद ब खुद इशारा करती हैं कि अब आप हमें चलाओ, अब हमें चलाओ। जरा खबर की हेडलाइन दिखा दीजिए, फिर हेमंत जी के पास चलें, फिर चर्चा में ही आगे चर्चा और होगी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हुमायूं कबीर मिलाएंगे ओवैसी से हाथ, एआईएमआईएम से मिल ममता को देंगे टेंशन, बंगाल में अब होगा असली खेल। चलिए, लिखने वालों ने गलती सही, कम से कम इशारा भी कर दिया है इसमें। अब देखिए, जरा कुछ चीजें देखिए। एनडीटीवी से बातचीत में, अडानी के चैनल से बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा, मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं बंगाल चुनाव में गेम चेंजर साबित होऊंगा। मैं एआईएमआईएम के संपर्क में हूं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। मेरी ओवैसी से बात हुई है। इस पर अभी तक ना तो एआईएमआईएम और ना ही ओवैसी की तरफ से कोई बयान सामने आया। हालांकि अभी उनकी तरफ से बयान नहीं आया है। ये दावा कबीर, हुमायूं कबीर का है। भारत में मुसलमानों के पास बहुत पैसा, हुमायूं कबीर, मुसलमानों के पास पैसा है तो क्या पैसा सब तुमको दे दे मुसलमान? अब एक तरफ भाजपा और पैसा कमाई रही है 11 साल से। मैं बंगाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। इनका डायलॉग सुनिएगा, इसी डायलॉग में सब सच्चाई है। मैं बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। तृणमूल को अगली सरकार नहीं, तृणमूल अपनी अगली सरकार नहीं बना पाएगी।
भारत भर के कई उद्योग मेरी मदद करने जा रहे हैं। भारत में मुसलमानों के पास बहुत सारा धन है, वे बाबरी मस्जिद के निर्माण में मदद करने जा रहे हैं। न टीएमसी की सरकार बनने देंगे, न भाजपा की बनने देंगे। 132 सीट पर ये लड़ेंगे, तो सरकार कौन बनाएगा? रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेट्स? ये मैं इस देश के मुसलमानों से सवाल ज्यादा आज कर रहा हूं। बहुत सारे मुस्लिम भाई हो सकता है इसमें नाराज हो जाए कि आपको मस्जिद से दिखा, अरे हमें नहीं, हमें मस्जिद साथ ले चलो, हम इबादत करेंगे साहब। मैं तो हमेशा उसका पक्षधर हूँ, और मैं जाता, मैं गया हूँ, मेरे मित्र है, मैं अगर कभी होता है कि जो मस्जिद जा रहा है वो मेरे साथ मंदिर जाते हैं, मैं उनके साथ मस्जिद चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये उस सेकुलर फोर्स को कमजोर करने की ममता बनर्जी के सेकुलरिज्म पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अभी हेमंत जी के पास समझाएंगे, वो भी बहुत सारे तथ्य लेके बैठे हुए हैं। भाजपा के बंगाल प्रमुख अब समीक भट्टाचार्य को पढ़िएगा। मस्जिद विवाद तृणमूल कांग्रेस का एक सोचा समझा एजेंडा है। सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बनने देंगे। ये कहां जा रहे हैं? वहीं जोड़कर ले जा रहे हैं कि तृणमूल का एजेंडा है, कभी ताकि हिंदू इधर उधर, वो मुस्लिम बांट दे, इधर हिंदू पोलराइज हो जाए। उनका दावा है कि कबीर का निलंबन सिर्फ दिखावा है, ममता बनर्जी की पार्टी बाबर के साथ खड़ी है, लेकिन हम नहीं। सुकांत मजूमदार ने जोर देके कहा कि बाबरी मस्जिद कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई भी मस्जिद निर्माण का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं का अपमान और उन्हें भड़काने की कोशिश लगती है। हिंदू समुदाय इसका उचित जवाब देगा। अब ये मुझे एक सवाल यहीं पे लेना है, मैं आपसे भी अभी पूछूंगा। मैं सुकांत मजूमदार से पूछता हूं कि अगर हम बाबर के नाम पे न लिख करके गजनबी के नाम पे या गोरी के नाम पे बना दे, दिक्कत नहीं होगी? तब भी आपको दिक्कत होगी। तो किसके नाम पे बनावे फिर? मस्जिद किसके नाम पे बनाएगा? मस्जिद तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि राम जी के नाम पे मस्जिद हो, कि श्री राम मस्जिद, तो भी आपको हजम नहीं होगा। किसका भाई? इस्लाम जब आया ही बाहर से है गुरुजी, कितने नॉनसेंस हो आप लोग। इस्लाम बाहर से ही आया है, तो नाम तो उसी का होगा ना, जहां से आया है अपने पुरखों का नाम वो रखेंगे। क्या दिक्कत है भाई? चलो आगे दिखाओ भैया, आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। ये पवन खेड़ा का स्टेटमेंट है। जो लोग कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वे आरएसएस के एजेंट हैं। वे चाहते हैं कि देश में झगड़ा चलता रहे। यह हिंदू मुस्लिम की राजनीति नागपुर द्वारा प्रायोजित है। अब आगे चलिए, एक बाइट सुनवा दीजिए, तब हेमंत जी के पास हम चले। इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान का आबादी है, वो मुसलमान लोग से 2-3 करोड़ छोड़ के सारे मुसलमान इकट्ठा हो रहा है ये बाबरी मस्जिद को इश्यू लिए। ये बाबरी मस्जिद जबरदस्ती से ये तोड़ा गया, जबरदस्ती से ये डिमोलाइजेशन कर दिया। लेकिन मैं बहुत दिन से इरादा था, 1 साल पहले मैं ही ऐलान किया, जो बेलडंगा में कोई जगह में कोई बाबरी मस्जिद बनाएंगी तो मैं पीछे नहीं हटेंगी। मेरा सरकार जो है वो मुझे बहुत तरीका से समझाने की कोशिश किया, ये मना भी करा, लेकिन मैं साफ वो लीडर लोग को बोल दिया जो मैं ये सिलसिला में मैं नहीं पीछे होता। ये 6 दिसंबर 26 को भी हो सकता था, आपने जब इतना दृढ़ निश्चय किया था कि जरा एक बाइट और सुना दो साहब, एक बाइट बस, सॉरी, जरा सुनवाइए सदन सिन्हा। तथाकथित नौ मंदिर मस्जिद की जो बात हो रही है, और ख़ासकर आज के दिन 6 दिसंबर को जिसको सद्भावना दिवस करके बहुत जगह मनाया जाता है, और सही मामलों में सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। उस दिन ये घोषणा करना और ये कोशिश करना और लोगों को इतनी हुजूम को या भीड़ को लाना, ये बाबरी मस्जिद कहते हैं, बाबरी मस्जिद का अभी कलकत्ता में, बंगाल में, पूरे देश पे छोड़ के इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल दाव है या पॉलिटिकल डेस्परेशन है कुछ लोगों का। और उसमें बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जिस पार्टी का हमने जिक्र किया, उस पार्टी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है। इसके अंदर एक दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आप सब मानेंगे
कि ममता जी की लोकप्रियता है, ममता जी की योजनाएं हैं। पूरे देश में आज ममता जी की योजनाएं चल रही हैं, पूरे देश में। जो शुरुआत यहाँ से हुई, ममता जी ने इन पंक्तियों को सार्थक किया है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। एक बात और बता दूं आप लोगों को, 2019 में हुमायूं कबीर, जिनके साथ इस देश में 2-3 करोड़ मुसलमान छोड़ के 24 करोड़ में सब उनके साथ हैं, सब सोच लीजिए आप। वो 2019 में लोकसभा चुनाव भाजपा के कमल के फूल पर लड़े थे। ये इंफॉर्मेशन मैं इस देश के हर मुसलमान को देना चाहता हूं, जो मुसलमान सेकुलर हैं उनको भी, और जो मतलब जिनको लगता है नहीं नहीं ये मस्जिद बना के बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना है। तो अगर भाजपा भाजपाई हुमायूं कबीर ही पसंद है तो फिर भाजपा को ही पसंद कर लो ना भाई, भाजपा को ही पसंद करो। ये है हकीकत। अब चलते हैं हेमंत भाई के पास, बहुत वक्त मैंने ले लिया। हेमंत भाई, ये हुमायूं कबीर और ओवैसी, हालांकि मैं अभी ओवैसी पक्ष नहीं बोलूंगा, हुमायूं कबीर ही दावा कर रहे हैं कि मैंने बातचीत कर ली है। ये हुमायूं कबीर कैसे अवतरित हुए, एकाएक इनके दिमाग का ये प्लान और एकाएक ये कोहराम, इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलता है या और कोई भी इसका लाभार्थी हो सकता है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कुछ महीने बाद बंगाल में चुनाव है और उसके लिए सारी व्यूह रचना रची गई। पिछले 48 घंटे का आपने केवल एक पार्ट का जिक्र किया, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। पिछले 48 घंटे की टाइमलाइन देखिए जरा कि किस तरीके से चीजें मूव की हैं बंगाल के अंदर। ये श्रीमान हुमायूं कबीर जो है, एक तो पहले बता दूं कि ये बीजेपी से डेपुटेशन पे थे तृणमूल कांग्रेस में, और वहां से जो डेपुटेशन वाला व्यक्ति होता है उसको धीरे से साइड करके अब उसके जरिए खेल बिछाया जा रहा है। पहली बात तो ये एसआईआर के जरिए प्रयास किया गया, वो पता लग गया कि वहां पर दाल नहीं गलेगी, तो अब दो ही चीजें बची। नंबर एक, डेटा मैनिपुलेशन, जिसकी बीजेपी माहिर है, चैंपियन है। उसमें गणेश गुप्ता बैठे हैं, बिना शर्त समर्थन है, सबसे बड़े एलआई है बीजेपी के। एक चीज वो ध्यान रखिए। अब जो मैंने कहा 48 घंटे में, पिछले 48 घंटे में 36 मानिए जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, और वही महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस जाने जाते हैं। वो घटनाक्रम क्या है? आपने देखा कल 6 दिसंबर था, और जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने विवादास्पद ढंग से बाबरी मस्जिद के नाम से जानबूझकर डॉटेड लाइंस के ऊपर एक मस्जिद का शिलान्यास किया, ठीक, और उसके अंदर चंद हजार, 2 से 3 हजार लोगों की भीड़, जैसा मैंने बात की, तो वो भीड़ आई। वो तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंडेड व्यक्ति, ठीक, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कट्टरवादी मुस्लिमों के नाम पर। उसके तत्काल बाद कोलकाता का जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, वहां पर आपने देखा क्या हुआ है, वो आप भूल गए। वहां पर गीता का पाठ किया गया और उसमें हजारों लोग इकट्ठे किए गए, हाँ, ठीक, ये आप मिस कर गए, ठीक। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आरएसएस की स्क्रिप्ट टिपिकली होती है। इसमें कोई गलतफहमी ना तो आप पाले और ना मैं पालू, और दर्शकों को तो बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए, ठीक। अब आप बात कीजिए कि ये जो शिलान्यास है ये कहां पर किया गया? मुर्शिदाबाद में। वहां तो सैकड़ों मस्जिदें पहले से, तो वहां बाबरी मस्जिद का क्या मतलब है? और मस्जिद बाबरी नाम किसने रखवाया? इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ जाइए, जहां से वो डेपुटेशन पे हैं, जिन्होंने उनके कारनामों के कारण उनको सस्पेंड करवाया है, वहीं से सारे का सारा खेल है। अब इस पूरी स्क्रिप्ट पे आइए, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा 5-7 मिनट का। इन्होंने कहा 135 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर इन्होंने नाम लिया अपने एआईएमएम का, ओवैसी का। ओवैसी साहब तो मेरे ख्याल इनसे तो बड़े नेता होंगे मुसलमानों के, जहां तक मेरी गलतफहमी, बहुत बड़ा, कोई जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो उन्होंने 2021 में बंगाल में 213 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दर्शकों के लिए बता दूं जानकारी के लिए, और 212 पर नहीं, पूरी 213 पे ही उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। 213 पे एक भी सीट पे जमानत नहीं बची थी। एक तो ये बता दूं। दूसरा आपको ये बता दूं, आरएसएस ये खेल क्यों कर रही है। बंगाल के अंदर लगभग 37% मुस्लिम है। मुस्लिम, ममता बनर्जी का ट्रेडिशनल वोट बैंक कौन है? बंगाली हिंदू और मुस्लिम, ये 2 वोट बैंक उनके ट्रेडिशनल है। बाकी सब पे नजर किसकी है? अपने गणेश गुप्ता के एसआईआर के जरिए किसकी नजर है? भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। एक तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए।
ठीक। उसके बाद बाबरी मस्जिद की बात है। बाबरी मस्जिद को तो देश का 99% मुसलमान भूल चुका है। 6 दिसंबर को कुछ बहुत ही जो भयंकर कट्टरवादी लोग हैं, कुछ 100 लोग, कुछ 1000 लोग पूरे देश में, वो बाबरी मस्जिद का शहादत दिवस मनाते हैं चुपचाप, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, चुपचाप अंदर खाने। हालत यह है कि बहुत ही चंद मुसलमान उन कार्यक्रमों में पहुंचते थे और वो पर्दे के पीछे सारे का सारा होता है। तो असली मुद्दा बाबरी मस्जिद नहीं, माफ कीजिएगा, असली मुद्दा है डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन करना और ममता बनर्जी से किसी भी तरीके एक माहौल बना करके ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना। ठीक। और उसके लिए ये जो व्यक्ति है जो डेपुटेशन पे गया हुआ हुमायूं कबीर, ये केवल एक बहुत छोटा सा मोहरा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आप वो देखिए क्या है, उसने कल एक छोटी सी हरकत की और आरएसएस के पास तत्काल, बीजेपी और आरएसएस एक प्लैंक पे कभी नहीं खेलते, ये हमने बहुत बार चर्चा की। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब कुछ उनके पास तैयार है। प्लान ए था ज्ञानेश गुप्ता प्लस एसआईआर। ठीक। वो ममता बनर्जी है, वो ना तो तेजस्वी है, ना वो अखिलेश है, ना कोई और विपक्षी नेता है, वो ममता बनर्जी है। वो 24/7/365 डेज पॉलिटिक्स करती है, पॉलिटिक्स में जीती है। उसने एसआईआर को लेकर के इन्हीं के पसीने ऐसे निकाले कि चुनाव आयोग के ऊपर बीजेपी के नेता सो कॉल्ड जो भी है, जैसे भी टटपुंजी, वो चुनाव आयोग पे ही निशाना साधने लगे, जो मेन एलाई है उनका। करते क्या, फंस गए, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो उससे काम नहीं चला, तो तत्काल हुमायूं कबीर को इन्वोक कर दिया गया बाबरी मस्जिद का नामकरण करके तत्काल कि तुम ये करो। ठीक। वो वहां कर दिया, काउंटर में गीता पाठ करा दिया कलकत्ता के अंदर परेड ग्राउंड में। खेल समझ लीजिए, आगे चलिए। वो भाई कहां पे बोल रहा है, अडानी के चैनल पे बोल रहा है 135 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। तो भाई साहब वहां तो ओवैसी साहब तो 213 पे लड़के जा चुके हैं, जमाना जब तो होगी सारी की सारी। ठीक। अब समस्या क्या है, ममता बनर्जी से सत्ता छीनने के लिए एक व्यूहरचना रची जा रही है कि ये व्यक्ति चूंकि तृणमूल कांग्रेस का विधायक था, डेपुटेशन पे था वो अलग बात है, तृणमूल कांग्रेस का विधायक था और उधर से बीजेपी के पेरोल पे था, तो उस व्यक्ति से ये नाम करवा करके ममता बनर्जी को धर्म संकट में डाल दिया। ममता बनर्जी अगर बाबरी मस्जिद का समर्थन करे तो दिक्कत, और विरोध करे तो दिक्कत। तो उनको बहुत डॉटेड लाइन्स पे चलना पड़ेगा, उनको इस आदमी को एक्सपोज करना पड़ेगा बाबरी मस्जिद की चर्चा किए हुए, क्योंकि देश का 99% मुसलमान, जैसे मैंने कहा, वो बाबरी मस्जिद को भूल के आगे बढ़ चुका था और जो भी सच्चाई है देश की उसको स्वीकार करके वो आगे बढ़ रहा था अपने रूटीन के हिसाब से। अब समस्या क्या है, सबसे बड़ी जो समस्या आज की तारीख में आशीष भाई, कि बीजेपी को कुल मिलाकर के खेल ये रचना क्यों पड़ा कि उन्होंने एक सूत्री एजेंडा बना लिया कि इस बार बंगाल कब जाना है, और उसके लिए कब जाने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है, हिंदू मुसलमान का वर्टिकल डिवीजन करना। एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की जा रही थी, ममता बनर्जी ने हजारों वहां पर हेल्प सेंटर खोल दिए। ठीक, कि किसी की कोई दिक्कत है तो बताइए, तो वो सारी चीज नहीं हो पा रही। ऐसे में अब केवल और केवल बीजेपी को समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम किए बिना जो उनका असली काम, जो जिसमें वो चैंपियन है अनडिस्प्यूटेड, वो ये खेल, और उसमें जो हुमायूं कबीर जैसे जो मौका परस्त चंद मुसलमान हैं उनको मोहरा बढ़ा करके ये बड़ा खेल करने की तैयारी। पिछली बार ओवैसी साहब ने, मैंने बताया, 213 चुनाव लड़े, 213 सीटों पर, और एक भी सीट पर जमानत नहीं बची। इस बार इसने, हुमायूं कबीर ने उनका नाम जरूर लिया है, लेकिन मैं बता दूं एआईएमएम का खेल क्या है इस बार। ओवैसी की पार्टी इस बार केवल 2 जिलों मालदा और मुर्शिदाबाद पर फोकस कर रही है। ठीक, दोनों जिलों में कुल मिलाकर केवल 19 सीटें हैं और ये पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ठीक, वो केवल हो सकता है कैंडिडेट खड़े करें बीजेपी के इशारे पर, जिसके भी जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, खेल होगा, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन उनका जो फोकस है वो इन 2 जिलों के ऊपर, मालदा और मुर्शिदाबाद पे है, पूरे तरीके से मुस्लिम सीटें। वो भाई साहब क्या कह रहा है कबीर कि नई पार्टी का ऐलान करूंगा और बंगाल में एक और मुस्लिम पार्टी बन जाएगी। अब केवल एक बात सोचने की है, दर्शकों की भी और सबकी, ओवैसी और हुमायूं कबीर 2 मुस्लिम पार्टियों के चेहरे होंगे। ऐसे में खेल क्या हुआ, मुस्लिमों के वोट बचने तय हो गए, कितने भी बचे, 1%, 2%, 2.5%, जो भी। तो फायदा किसको होगा, मुस्लिमों के वोट बंटवा दो, एसआईआर का जो भी हथियार था वो
प्लस डेटा मैनिपुलेशन, और उसके सारे खेल कर लो। तो जो योगी कहते हैं हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे, वो खेल वहां मुसलमानों के लिए जमा दिया गया है। नहीं बटेंगे तो दिक्कत, बटेंगे तो काम हो गया, इनका एजेंडा पूरा हो गया। ये सारे का सारा गेम। आप ये बताइए, मुर्शिदाबाद में 100 से ज्यादा मुस्लिम मस्जिदें, लेकिन एक का नाम, किस मुसलमान को बाबरी मस्जिद चाहिए वहां पर? क्यों चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, केवल बीजेपी को चाहिए। मस्जिद नहीं, विवाद। मैं कह रहा हेमंत भाई, उससे आगे एक बात, ये हमें नाम पर मुझे भी नहीं लगता कि रिजेक्ट होने का। भाई चुनाव हो जाए, किसी एक मस्जिद का नामकरण कर दो अपने मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में 67% मुस्लिम है, 67%। मैं कह रहा हूं इसमें बहुत नहीं, मतलब आप बाबर को जा करके बाबर को ही पढ़ो ना इतिहास में। क्या बाबर मतलब आक्रांता, आक्रांता कौन नहीं था बताओ आप? मेवाड़ अगर पड़ोसी राज्य पे कर रहा है तो उसके लिए, जो जिस पे हम आप पर हमला करें तो आपके लिए हम आक्रांता है भाई। आक्रांता में लिखते क्या है? विदेशी आक्रांता, मतलब स्वदेशी आक्रांता चलता, विदेशी आक्रांता बोलते हैं ना। मैं थोड़ा सा लाइन अलग लेता हूं। विदेशी आक्रांता क्या होता है और स्वदेशी आक्रांता क्या होता है? आक्रांता आक्रांता होता है, आक्रांता जो है लूटता है, धन दौलत दमन करता है, जो भी आक्रांता होता है। आक्रांता तो आक्रांता होता है ना भैया, उसमें कौन सा स्वदेशी और कौन सा विदेशी आक्रांता? हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर मस्जिद का नाम, मतलब जैसे मुझे, मैं तो नहीं उसका हकदार हूं, लेकिन मुझे रखना हो तो जैसे मंदिर का नाम मुझे रखना होगा तो इस देश के बहुत महान विभूति हैं, कुछ उनके नाम पर भी रख सकते हैं। मस्जिद का नाम रखना हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखेंगे तो थोड़ा सा मेरे निजी फीलिंग वहां पाती है कि हाँ कलाम साहब के नाम पर है। मुझे ऐतराज उस पर नहीं है, लेकिन एक सजेशन, हमारे कितने सारे रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, उनके नाम पर रख ले कोई तो मुझे अच्छा लगेगा। इस देश की एकता के लिए जिन्होंने आखिरी तक कोशिश की, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, मतलब एक महात्मा गांधी थे और उनको लोग कहते थे सीमांत गांधी। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं। आशीष भाई, सैयद अहमद खान, हाँ हाँ आशीष भाई, ये खेल कुछ और है बंगाल के अंदर, ये इतना साधारण नहीं। बंगाल के अंदर मुसलमानों पर दोहरी मार की तैयारी, सिंगल नहीं, हाँ, दोहरी मार। एक तरफ तो उन्हें बांटा जा रहा है इस तरीके से, हुमायूं कबीर, ओवैसी, फलाना, ममता, वो एक चीज। दूसरी तरफ बंगाली जुबान बोलने की वजह से उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए कह देते हैं, क्योंकि वो बांग्ला जुबान बोलते हैं, उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो बंगाली मुसलमानों का जो छोटा मोटा काम था, वो अपना पेट पाल रहे थे बेचारे, उन्हें शहर छोड़ना पड़ गया। पता है ना आपको, एनसीआर हरियाणा के अंदर भी हुआ, कई गुड़गांव में, तमाम जगह पे। कुछ को दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश में धकेल दिया, सुप्रीम कोर्ट तक में बात चली गई। तो बंगाल चुनाव की बिसात है ये, और मुसलमान दांव पर है, ये ध्यान रखिएगा। गरीब मुसलमानों को वो सारी बातें तो ठीक से मालूम भी नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर कुछ उसमें से भी ऐसे होंगे जो उत्तेजित होने को तैयार है, और यही आरएसएस का गेम प्लान है। केवल और केवल 2-3 हजार लोग थे कल, जब वो बाबरी मस्जिद का कथित शिलान्यास किया गया, उसकी आड़ में गीता पाठ करवा दिया आज हजारों का। बस ये है बिल्डअप। ममता बनर्जी को ऐसा घेर दो कि कुछ समझ में ही ना आए, इश्यूज ना बचे। तुम्हारी क्या क्रेडेंशियल्स हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए नेशनल रूलिंग पार्टी? कुछ नहीं। बंगाल के अंदर जो खेल होने जा रहा है, इसका जो ये रूप सामने आ रहा है, अभी ये और विभत्स रूप लेगा, ऐसा आप मान करके चलिए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस कभी भी पॉजिटिव और क्रिएटिव एजेंडा पे चुनाव कभी नहीं लड़ सकते। उनका जो फेवरेट है वो सब्जेक्ट ये है, हिंदू मुस्लिम करना, और यहां पर 37% मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी को गंद मचाने के लिए और इससे ज्यादा चाहिए। ऐसे में ममता बनर्जी को बेहद बेहद संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होगा, अगर उनको तेजस्वी नहीं बनना है, और उनको और उस तरह की चीज नहीं करनी है, गलती नहीं करनी, इनके ट्रैप में नहीं आना। अपनी उपलब्धियों पे, अपनी गवर्नेंस पे, अपनी जो भी चीजें हैं उस पे चुनाव लड़े। और ये हुमायूं कबीर वगैरह जो है, ये किसके लोग हैं, इसको इस्टेब्लिश करने पे ज्यादा जोर देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बाबरी मस्जिद और वट एवर जो है। अपने पॉजिटिव एजेंडे पे चुनाव लड़े, गवर्नेंस पे चुनाव लड़े, दैट इज द ओनली वे आउट। वरना भाजपा ने भी साथ आरएसएस के साथ मिलकर बिछा दिए परेड ग्राउंड में, जिस तरीके से गीता पाठ का
आयोजन किया गया। बस 2 पॉइंट और कहेंगे, चलेंगे। बताइए, अभी हमने सुनाया, हुमायूं कबीर को सुना दिया। हुमायूं कबीर ने क्या अभी कहा कि मैं कई साल से सोचा हुआ था कि बनाऊंगा। कई साल से सोचे थे तो पहले बता दिए होते। कभी कि हमारा एक विचार है, जब आम सहमति भी लोग बना ले तब तक हो सकता है आप पहले से बोले होते तो लोग और आम सहमति बनाए होते। एकाएक, और कब बोले हेमंत भाई, ये महोदय कब बोले, जब एसआईआर का जो पूरा खेल था वो खेल हो गया फेल, तब आया प्लान बी कि अब तुम बोलो, क्योंकि यहां पर एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर ममता बनर्जी तुम्हारे साथ हाँ बोली तो हम घूम घूम के हिंदुओं में बताएंगे, देखो हम कहते थे ना, ममता ममता दीदी के नाम को कैसे सब बिगाड़ करके चलाते हैं आईटी सेल वाले, आपको पता ही है कि देखा हमने जो कहा था ममता बनर्जी वही निकली। अगर ममता बनर्जी उसमें हाँ बोलती है, साथ खड़ी होती है, ममता बनर्जी ना बोलती हैं तो भी उस ममता बनर्जी का 37% कमिटेड वोट बैंक है, उस 37% कमिटेड में कुछ ही सेंधमारी होगी, कुछ ही होगी। दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसलिए जो है एंट्री हुई हुमायूं कबीर की। और एक बात और, कई बार जैसे हम जब भी ऐसे विषय पर वीडियो बनाते हैं तो कुछ मेरे मुस्लिम भाई वो कहते हैं कि हाँ आपको भी हजम नहीं हुआ, क्या आप चाहते हैं कि भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों को। मैं ये भाव बता रहा हूँ, कुछ की रहती है फिर मुस्लिम भाइयों की। तो मेरे भाइयों की अगर ऐसी सोच है या उनकी ऐसी राय है तो मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको जवाब दूं मैं अपनी तरफ से। उनका ये कहना है कि क्या हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है, तो नहीं, मुसलमानों की नहीं है, इस देश के हर सेकुलर नागरिक की है, हर सेकुलर नागरिक की है। मैं ये साफ कर दूं, हर सेकुलर नागरिक की। अगर कहीं पर भी इस देश में भाजपा के गठबंधन को कुल 40% वोट मिलता है और 60% भाजपा को वोट नहीं मिलता है, तो 60% में इस देश के 18% मुसलमान हैं और 42% हिंदू हैं। ये ऐसा नहीं है कि खाली आप उनसे क्यों, ये बेसिकली कुछ मुस्लिम नेता यही कहते हैं अपने भाषणों में कि तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, क्या हराओगे अपने कौम के लिए आवाज उठाओगे कि नहीं उठाओगे। मैं सुनता हूं भाषणों, वही ये बात। तो जो 60% सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, मोदी के गठबंधन के खिलाफ, उसमें हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों मेरे भाई हैं। 60% में 18% इस देश में मुस्लिम आबादी है ना, 18% वो है और 42% हिंदू, सब है। वो वही उधर हैं जो कम्युनल, सेकुलर, सेकुलर अगर आप हैं तो आपको हराने के लिए, मैं ये थोड़ा कहता हूं कि ओवैसी को वोट नहीं दो या हुमायूं कबीर को नहीं दो। जो भी कम्युनल फोर्सेज को हराने की ताकत रखता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, बतौर एक सेकुलर जर्नलिस्ट के रूप में कह रहा हूं, होना चाहिए खड़ा। वो दिखता है कौन हराने के लिए आया है बीजेपी को और कौन बीजेपी को जिताने के लिए आया है, यहीं पर आपको फैसला करना होगा। दूसरी बात, एक कहते हैं कि मुस्लिम अपनी रहनुमाई खुद तय करेगा, ये भी भाषण में कहते हैं, मुसलमान किसी के भरोसे नहीं रहेगा, अपनी रहनुमाई खुद तय करेगा, अपनी किस्मत तकदीर खुद लिखेगा, ये भी भाषणों में होता है। तो कुछ कमेंट में लिखते हैं कि मुसलमान क्या भरोसे रहे किसी के, हिंदू जिताता रहे या सबको जिताता रहे, सबको सीएम बनाता रहे। तो मेरा एक और कहना है, आप ही बताइए, मैं उसी आंकड़े पे जा रहा हूं जो हेमंत जी ने बताया, 135 सीट, 135 पे हुमायूं कबीर लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद जैसी सीटें 67% वाली हैं, मैं तो 1 मिनट के लिए ऐसे मानता हूं कि जीत गए। 19 सीट मुर्शिदाबाद, मालदा 19 सीट है, 1900 जीत लिए, बन जाएगी सरकार। आपको वो सोचना है अपना हित। इस भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो अपना हित ही नहीं समझ पाते कि किसमें मेरा हित है। वो राजनीतिक दल के नेता उनको बताते हैं कि मेरे हित में तुम्हारा हित है, और इस देश की आवाम जो है वो मान जाती है कि हाँ नेताजी के हित में ही मेरा हित है। नेताजी के हित में कभी आपका हित नहीं हो सकता। आपको अपना हित खुद पहचानना होगा, खुद चुनना होगा। इजाजत दीजिए मुझे, ये बहुत लंबी चर्चा, इसमें बहुत सारे और भी फिर राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र से लेकर सब
दर्शन शास्त्र सब इसमें घुस जाएंगे इन चर्चाओं में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।